Hello everyone, welcome to PIB Simplified series. In this video, we are going to discuss the important PIB news from 25th May to 31st May. This series is very important for regulatory body examination. 2023 में RBI ग्रेड बी में मोर देन 35% क्वेश्चंस बस PIB से थे। तो इस सीरीज की मदद से आप रेगुलेटरी बॉडी में आने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Recently, the Border Roads Organization celebrated its 65th Rising Day on 7th May 2024. Under which ministry does the Border Roads Organization operate? Answer is Ministry of Defense. अभी हाल ही में BRO ने अपना 65th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है 7th में 2024 को। उसके ऊपर ये सवाल है, इसे देखते हैं। BRO को 1960 में दो प्रोजेक्ट्स के साथ स्टैब्लिश किया गया था, प्रोजेक्ट तुस्कर जो कि ईस्ट के लिए था एंड प्रोजेक्ट बीकन जो कि नॉर्थ के लिए था। आज बीआरओ के पास 18 प्रोजेक्ट्स हैं और ये 11 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में काम करता है। हाई एल्टीट्यूड एरिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बीआरओ का अहम रोल होता है। 2023-24 तक बीआरओ ने टोटल 125 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। अरुणाचल प्रदेश का जो फेमस सेला टनल है वो भी बीआरओ ने कंस्ट्रक्ट किया है। बीआरओ वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड टनल बनाने जा रहा है, सिंक्वान ला टनल। जब ये बन जाएगा तो ये चाइना के मिला टनल को बाईपास कर जाएगा। ये टनल 15,800 फीट की ऊंचाई पे बनाया जाएगा। तो इस फैक्ट को आप ध्यान रखना। बीआरओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। इसका जो मेन काम ये है कि नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो कि बॉर्डर एरियाज हैं वहां इंफ्रा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करे। इसका जो मोटो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, सर्मेना सर्वम सध्याम, एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो हार्ड वर्क करते रहो और करंट अफेयर्स की पढ़ाई करते रहो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेटेड एनुअली? आंसर इज 17th में। अभी इंडिया ने सेलिब्रेट किया टेलीकॉम डिप्लोमेसी ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। इसे समझते हैं। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे को नवंबर 2006 में स्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस में, जो कि इटली में हुआ था। हर साल 17 मई को यह डे मनाया जाता है बिकॉज 17th में 1865 को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को स्टैब्लिश किया गया था और इसी दिन इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन को साइन किया गया था पहली बार पेरिस में। इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये डे सेलिब्रेट किया विद द थीम ऑफ डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो थीम काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, इसे आप ध्यान रखना। इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन को रिसर्च को बढ़ाने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने दो इनिशिएटिव शुरू किया है, निधि और स्टार प्रोग्राम। इसके तहत जो कि पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं या रिसर्च लीडर्स होते हैं उन्हें मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाता है इस बॉडी के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसका भी आप ध्यान रख सकते हो। टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है और इंडिया में टोटल 1.179 बिलियन सब्सक्राइबर है, वायरलेस एंड वायरलाइन सब्सक्राइबर को मिला के, और ये डेटा अगस्त 2023 तक का है। तो ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली the National Council for Cement and Building Materials Incubation Center was inaugurated by Joint Secretary DPIIT. Under whose administrative control does the National Council for Cement Building Materials operate? Answer is Ministry of Commerce and Industry. तो ये फैक्ट है, अभी हाल ही में इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स के द्वारा। तो उसके ऊपर ये सवाल है, इसे देखते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर करेगा। यहाँ के जो साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स हैं वो मदद करेंगे एंटरप्रेन्योर्स का कि वो अपने प्रोडक्ट का कॉमर्शलाइजेशन कर सके। जो मार्केट रेडी प्रोडक्ट है, बहुत बार एंटरप्रेन्योर्स को दिक्कत आती है कि उसे कॉमर्शियल वायबल कैसे बनाना है, तो उसमें ये लोग मदद करेंगे। जो हमारा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है वो अब तक 1,36,584 स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज कर चुका है। तो इसे भी आप ध्यान रखना। ये जो बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका जो मेन पर्पस है रिसर्च को बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को मॉनिटर करना, साथ ही साथ जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं
वहाँ एजुकेशन को प्रोपोगेट करना भी इनका काम है, स्पेशली जो बिल्डिंग मटेरियल्स एंड जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को। तो ये भी फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो एडुकेयर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम रन कर रहा है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। इसमें कंप्लीट इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का सिलेबस कवर है। हर क्वेश्चन का मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको पर्सनल फीडबैक दिया जाएगा आपके राइटिंग के ऊपर। आप 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं मेंटर के साथ अपने राइटिंग को डिस्कस करने के लिए। ये प्रोग्राम का सब्सक्रिप्शन फी है 1499। आप educare247.in के वेबसाइट पे विजिट करके इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एडवांस मेंटरशिप कोर्स है ईएसआई एंड जीए के लिए। इसमें हमारा लाइव लेक्चर होता है, आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स दिया जाता है, पीआईबी की समरी दी जाती है, आपको सारे स्कीम्स दिए जाते हैं, टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू दिया जाता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया जाता है आपको, उसके आंसर को इवेल्युएट किया जाता है। इसमें भी आप 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द लाइव सेशन। इस कोर्स का सब्सक्रिप्शन फी है 1998। आप educare247.in वेबसाइट पर विजिट करके इन कोर्सेज को देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली डीडी किसान डिप्लॉयड 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स AI Chris and AI Bhumi as part of initiative to present the television channel in a new avatar. How many languages can AI anchors Chris and Bhumi speak? Answer is 15 Indian language. डीडी किसान ने अभी AI एंकर को लॉन्च किया है, जिनका नाम है AI Chris and AI Bhumi। इन दोनों नाम को आप ध्यान रखना। और ये लोग 50 इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे समझते हैं। ये जो AI एंकर हैं, AI क्रिस एंड AI भूमि, ये ह्यूमन की तरह काम कर सकते हैं और ये बिना रुके 24 घंटे 365 दिन न्यूज पढ़ सकते हैं। डीडी किसान के जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस हैं वो फार्मर होते हैं और इस चैनल पे एग्रीकल्चरल रिसर्च रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। वेदर पैटर्न के बारे में भी यहाँ बात किया जाता है। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उसके बारे में भी बताया जाता है। साथ ही मंडी में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का क्या ट्रेंड है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है। इस चैनल को गवर्नमेंट ने मई 2015 में एस्टैब्लिश किया गया था किसानों को हेल्प करने के लिए। तो ये काफी अच्छा मीडियम है किसानों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, इसे आप ध्यान रखना। इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल आप अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर में भी कर सकते हो कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी फार्मर्स को हेल्प कर रही है उनकी इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। The next question is, Council of Scientific and Industrial Research and Department of Scientific and Industrial Research have unveiled the CSIR Central Mechanical Engineering Research Institute's electric tiller. The electric tiller unveiled by CSIR summary is designed primarily for which group of farmers? Answer है small and marginal farmer. अभी CSIR and Department of Scientific and Industrial Research ने एक इलेक्ट्रिक टिलर बनाया है जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को मदद करेगा, इसे समझते हैं। इलेक्ट्रिक टिलर को स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कम्युनिटी के लिए डेवलप किया गया है। ये कम्युनिटी टोटल फार्मर कम्युनिटी की 80% है इंडिया में। इनका जो डेफिनेशन है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का, इनके पास जो लैंड होल्डिंग होती है वो 2 हेक्टेयर से कम होती है। तो इसे आप ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, 2-3 बार इसके ऊपर सवाल पूछे जा चुके हैं। ये जो टिलर है ये टॉर्क एंड फील्ड एफिशिएंसी को इनहेंस करता है और एक एफिशिएंट एग्रीकल्चरल टूल है। इसको यूज करने में वाइब्रेशन नहीं होता है, कोई भी इमिशन नहीं होता है, जिस कारण से ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये कॉस्ट को 85% तक रिड्यूस करता है, जो कि फार्मर पे बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन, उसको कम करेगा। इसमें मल्टीपल चार्जिंग ऑप्शंस है, अल्टरनेट करंट की चार्जिंग है, सोलर डायरेक्ट करंट की चार्जिंग है। तो ये काफी यूजफुल होगा फार्मर्स के लिए। जो CSIR है उसे 1942 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज इंडियन आर्मी पार्टनर्ड विथ टू कंडक्ट ट्रायल ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी? आंसर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन आर्मी ने IOCL के साथ पार्टनर किया है कि उन्हें हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे। ये इंडियन आर्मी के कमिटमेंट को दिखाता है कि वो ग्रीन एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन को लेके सीरियस है, इसे समझते हैं। इंडियन आर्मी इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी को लेकर के काफी सीरियस है। उनका पार्टनरशिप जो IOCL के साथ है ये दिखाता है
कि वो अपने कमिटमेंट को लेकर के काफ़ी डेडिकेटेड है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली हाइड्रोजन गैस पे काम करती है। हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू काम करता है। इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो बस वाटर वेपर होता है, मतलब कि किसी भी तरह का CO2 एंड CO का इमिशन नहीं होता है। तो ये जीरो इमिशन को इंश्योर करता है। ये जो इंडियन आर्मी को बस दी गई है उसकी जो कैपेसिटी है वो 37 पैसेंजर्स की है और उस बस का जो टैंक जो कि 30 kg में फुल होता है, अगर हो जाता है तो वो 250 से 300 किलोमीटर तक चल सकता है। इंडियन आर्मी का एक और कमिटमेंट आप देखो, उन्होंने मार्च 2023 में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक MoU साइन किया है ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड पावर प्लांट के लिए। इस प्लांट के थ्रू जो कि चुहुल एरिया में जो इंडियन ट्रूप्स हैं उन्हें क्लीन इलेक्ट्रिसिटी 24/7 प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो कि दिखाता है कि इंडियन आर्मी काफी कमिटेड है ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी पे काम करने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द प्रगति 2024 इनिशिएटिव? आंसर है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। इस बॉडी ने प्रगति 2024 लॉन्च किया है। प्रगति का मतलब है फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। इसका एम ये है कि आयुर्वेदा के अंदर इनोवेशन लाया जाए और आयुर्वेदा से रिलेटेड जो भी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाए। इसका जो फुल फॉर्म है प्रगति का, ये आप ध्यान रखना, इससे रिलेटेड सवाल बनाए जा सकते हैं। प्रगति का एम ये है कि रिसर्च अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया जाए आयुर्वेदा ड्रग इंडस्ट्री के अंदर। ये जो बॉडी है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर काम करती है और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसका काम ये है कि जो भी आयुर्वेदिक साइंसेस में रिसर्च हो रहे हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करे, साथ ही साथ उन्हें डेवलप करे, डेवलप करने के लिए इनिशिएटिव ले, रिसर्च को बढ़ावा दे। इसके अंदर मेडिसिनल प्लांट पे रिसर्च होते हैं, साथ ही साथ फार्माकोलॉजी जो है आयुर्वेदा से रिलेटेड उस पर रिसर्च होते हैं। ड्रग का स्टैंडर्डाइजेशन भी यही बॉडी डिसाइड करता है, क्लिनिकल रिसर्च को भी यही बॉडी ओवरसी करता है। तो इसके काफी इंपॉर्टेंट रोल हैं आयुर्वेदा साइंस को लेकर के, इसे आप ध्यान रखना। साथ ही साथ जो सुआ रिक्पा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वहां भी रिसर्च होता है इसी बॉडी के अंदर और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। इस मेडिसिन सिस्टम को भी आप ध्यान रखना, इससे रिलेटेड सवाल बनाए जा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आंसर है दिसंबर 2022। अभी जो टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसने 1 मिलियन कॉल रिसीव करने का माइलस्टोन अचीव किया है। मतलब डेली 3500 कॉल इस सिस्टम के थ्रू रिसीव किए जा रहे हैं। इसे समझते हैं। ये जो इनिशिएटिव है इसे लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2022 में और अभी इंडिया में टोटल 51 टेली मनस सेंटर है जहां की कॉल रिसीव किए जाते हैं। आपको अगर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये जो दिए गए नंबर हैं इन पे कॉल करके सपोर्ट सीख कर सकते हैं और यहाँ मल्टीपल लैंग्वेजेस में सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखना। दिसंबर 2022 में इस नंबर पे 1200 कॉल आए थे, लेकिन मई 2024 में आप देखोगे तो टोटल 90,000 कॉल आए हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस काफी बढ़ते जा रही है। ये जो बॉडी है टेलीमनस, ये फॉलो अप कॉल भी करते हैं, लोगों को अलग अलग तरह से सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ ये कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल नेटवर्क भी क्रिएट कर रहे हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी होगी फ्यूचर में इंडिया की जो मेंटल हेल्थ नीड है उसे कैटर करने के लिए, तो इसे भी आप ध्यान रखना। फर्दर इस बॉडी को ई संजीवनी के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि इसकी एक्सेसिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इंडिया में मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर ये बॉडी काम करती है तो लोग अपने प्रॉब्लम आसानी से इस बॉडी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द ई माइग्रेट प्रोजेक्ट? आंसर है टू असिस्ट ब्लू कॉलर वर्कर्स गोइंग टू इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कंट्रीज। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ई माइग्रेट सर्विस के लिए, जो कि कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। इसे समझते हैं। ई माइग्रेट प्रोजेक्ट ब्लू कॉलर वर्कर को हेल्प करेगा अगर वो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कंट्रीज जा रहे हैं। इस सिस्टम में जो फॉरेन एम्प्लॉयर्स हैं वो होगा, साथ ही साथ जो एजेंट्स रिक्रूट करते हैं वो होंगे और इंश्योरेंस कंपनीज होगी, और जो हमारा इमिग्रेशन का प्रोसेस होगा वो डिजिटल होगा, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू होगा।
ई माइग्रेट पोर्टल के थ्रू, जो कि कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। जो माइग्रेंट वर्कर होंगे वो अपना एप्लीकेशन रजिस्टर कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को वहां अपलोड कर सकते हैं, सारा प्रोसेस वहां कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उन्हें मेडिकल रिलेटेड सर्विसेज की बुकिंग करनी है वो भी इसी पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। इस पोर्टल के थ्रू अवेयरनेस भी क्रिएट की जाएगी सिटीजन के अमंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्टल होने वाला है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, जो कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कंट्री में जाते हैं। तो इसे आप ध्यान रखना, स्पेशली जो इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर मिडिल ईस्ट जाते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय May 2024 हाउ मेनी यूनिक हेल्थ आईडीज हैव बीन जनरेटेड अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? आंसर है 618 मिलियन। 17th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि अभी जेनेवा में हुआ था, वहां इंडिया ने एक साइड इवेंट होस्ट किया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस जैसी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। इस इवेंट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हाईलाइट किया गया कि हेल्थ इश्यूज को जो डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मदद से सॉल्व किए जा सकते हैं। और इस इवेंट में 100 कंट्रीज के डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ असेंबली है, तो इसे भी आप ध्यान रखना। इस इवेंट में हमारे हेल्थ सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने इंडिया का जो डिजिटल हेल्थ में एडवांसमेंट्स है उसके बारे में बात करी। साथ ही साथ उन्होंने एम्फेसाइज किया कि इंडिया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए काफी सीरियस है। उन्होंने आधार, यूपीआई एंड कोविन के बारे में भी बात करी। साथ ही साथ जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसमें इन सारे सिस्टम को अब यूएन की तरह एडॉप्ट कर लिया गया है। जो हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसके अंदर अब तक 618 मिलियन यूनिक हेल्थ आईडी जनरेट किए जा चुके हैं। 2,68,000 हेल्थ फैसिलिटीज को इसमें रजिस्टर किया जा चुका है और 3,50,000 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इसमें लिस्ट हो चुके हैं। इंडिया नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज पे काम कर रहा है, जो कि इंश्योरेंस पेमेंट सिस्टम को इंप्रूव करेगा। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट हेल्थ इनिशिएटिव हैं, जैसे ई संजीवनी टेलीमेडिसिन, सक्षम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये सारे हेल्थ इकोसिस्टम को काफी बूस्ट कर रहे हैं। इंडिया बिलीव करता है कि डिजिटल हेल्थ एंड पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर को सेव करेगा ग्लोबली, और इंडिया इसमें लीड ले रहा है। इंडिया से बाकी कंट्री सीख सकते हैं कि इंडिया ने कैसे डिजिटल हेल्थ सिस्टम को यूज करके अपने हेल्थ केयर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 हेल्ड? आंसर है गोवा। अभी गोवा में आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 को होस्ट किया गया है। इस इवेंट में जो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स हैं और जो हमारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के टॉप मैनेजमेंट हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव को लेकर के काफी डिस्कशन करी। इस इवेंट में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड दिया गया नॉन फॉसिल फ्यूल बिजनेस कैटेगरी में। यह दिखाता है कि पीएफसी काफी कमिटेड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के और सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को लेकर के। ये अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में इससे सवाल आ सकते हैं। जो पीएफसी का सीएसआर इनिशिएटिव है वो इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करता है और उन्होंने एजुकेशन, सैनिटेशन, एनवायरमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड काफी प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है, जो कि जिसके कारण से उन्हें अवार्ड दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखो, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।